हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन व सघोष, जिसे घोष भी कहा जाता है, तो सघोष या और अघोष व्यंजन, तो इस तरह से व्यंजन वर्णों को इस तरह ये 4 वर्गों में बांटना हम लोग सीखेंगे। ये दो वर्गों का समूह है, अल्प प्राण और महाप्राण, और सघोष या घोष और अघोष। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं जानते हैं। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से कम वायु यानी कि हवा निकले, तो उन वर्णों को हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे देखो, अब देखो, कम वायु या कम हवा निकलने का अर्थ क्या है भाई? कम या ज्यादा शब्द का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां दो चीजों में तुलना की जाती है। ठीक है, किसी एक को छोटा किसी एक को बड़ा नहीं कह सकते जब तक कोई दो चीज वहां पर उपस्थित ना हो। उसी तरह कम या ज्यादा तब तक नहीं कह सकते जब तक दो चीज वहां पर उपस्थित ना हो। तो यहां देखें, हमारे पास ये 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है और 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, और ये हमारा है अड़ और अढ़, ये उच्छिप्त व्यंजन। तो ये 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, तो इन सभी व्यंजनों को किन किन वर्गों में रखा जाएगा? अल्प प्राण में रखा जाएगा कि महाप्राण में रखा जाएगा, अघोष में रखा जाएगा कि सघोष में रखा जाएगा, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखें, यहां देखें क ग अंग, यानी कि इसमें क का उच्चारण करो आप, क, ख बोलो, ख, तो जैसे ही ख बोलेंगे देखना मुंह से ज्यादा हवा निकलता है क की अपेक्षा। ग हवा नहीं निकला उतना। घ, तो घ बोलते हैं तो मुंह से ज्यादा हवा निकल रहा है बाहर। अंगा, अंगा बोलने पर भी बहुत ही कम मात्रा में हवा निकल रहा है। मतलब इन दोनों वर्णों की तुलना में ये जो क ग और अंगा है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से वायु यानी कि हवा बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, इनके अपेक्षा आधा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी ये स्पर्श व्यंजन हैं, क से लेकर ये प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग का जो वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि विषम अंक के जो नंबर पर जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करने पर हमारे मुंह से बहुत ही कम हवा यानी कि वायु निकलता है। इसलिए ये जो वर्ण हैं इनको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन में देखो 3 वर्ण यानी कि 15 हो गया, और जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, इनका भी आप उच्चारण करो तो बहुत कम वायु मुंह से निकलता है इनके अपेक्षा, तो इनको भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। और जो उच्छिप्त व्यंजन है ड़ अढ़, तो इसमें का जो अड़ है, अढ़ की अपेक्षा, अढ़ का उच्चारण करने की अपेक्षा अड़ा बोलने पर मुंह से कम वायु निकलता है। आप बोल के देख लो, इसलिए इसको भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो इस कुल मिलाकर देखें तो कुल 20 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो कि अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? अल्प प्राण व्यंजन का अर्थ बस जानना है हमको, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम वायु यानी कि हवा निकले उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन है उसमें विषम स्थान पर यानी कि पहला, तीसरा, 5वां नंबर पर जो वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के सभी व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन में से केवल अड़ा। ठीक, अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, प्राण का अर्थ होता है वायु यानी कि हवा।
तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से अधिक वायु यानी कि हवा निकले, जैसे अल्प प्राण में क्या बोले, कम हवा या वायु निकले, इसमें अधिक निकले। अभी जैसे बताया ही था, देखो बोल के देखो, ख, घ, छ, झ। तो जब हम क बोलते हैं और ख बोलते हैं तो क से ख का उच्चारण करने पर मुंह से हवा क की अपेक्षा यानी क के उच्चारण करने की अपेक्षा अधिक निकलता है। इसलिए ख, ये घ, ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है। तो जितने भी स्पर्श व्यंजन है उसमें का ये जो सम स्थान पर यानी कि दूसरा और चौथा नंबर पर जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, वे सभी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। भाई जब पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम स्थान पर जितने भी वर्ण हैं वो अल्प प्राण में आ गए, तो जो बचे दूसरा और चौथा नंबर पर जो भी व्यंजन वर्ण हैं, किसमें, स्पर्श व्यंजन में से, वे सभी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखो ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। तो ये 10 स्पर्श व्यंजन में से, और जो ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन के व्यंजन वर्ण ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करने पर मुंह से अधिक वायु निकलता है। किसके अपेक्षा, ये अंतस्थ व्यंजन के वर्णों की अपेक्षा। और ये अढ़ को भी बोलो आप, अढ़ बोलो और अढ़ बोलो, तो इन दोनों में तुलना करना है, इनका इन दोनों में तुलना करना है, इनका आपस में अगल बगल में तुलना करना है। तो इनका इनके साथ तुलना करते हैं तो इसमें कम हवा निकलता है, इसमें ज़्यादा हवा निकलता है, इसलिए इसको महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं, इसको अल्प प्राण। इन दोनों में तुलना करें उच्छिप्त व्यंजन में तो अढ़, तो इसको बोलेंगे तो ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो ये महाप्राण व्यंजन है और ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो इस तरह महाप्राण व्यंजन की संख्या कितना हो गया, कुल 15। तो इसको याद रखना है, ये संख्याओं को भी याद रखना जरूरी है। स्पर्श से 10, स्पर्श व्यंजन से 10 वर्ण, ऊष्म व्यंजन से 4 और उच्छिप्त व्यंजन से 1 वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह कुल 15 महाप्राण व्यंजन होते हैं। चलिए अब देखते हैं सघोष व अघोष व्यंजन। चलिए अब जानते हैं सघोष, जिसे घोष भी कहा जाता है, सघोष व्यंजन कहें या घोष व्यंजन कहें। चलिए अब जानते हैं सघोष या घोष व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने पर कंठ के स्वर यंत्रों में कंपन, यानी कंपन की जगह में नाद शब्द भी यूज किया जाता है, नाद होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। हमारा ये क्या है, कंठ है। अब कंठ में जैसे बांसुरी में या कई बजने वाली चीज़ों में देखना बीच में ऐसे पत्ती लगा रहता है, ठीक है, पतला पतला पत्ती लगा रहता है, वैसे ही हमारे कंठ में भी मांसपेशी का बना हुआ पत्ती है। जब फेफड़े तरफ से हवा निकलता है बाहर तरफ, तो उस कंठ के बीच से होकर जब निकलता है तो वो जो स्वर यंत्री है, उन्हीं को जो पत्ती जैसा लगा है उनको बोला जाता है स्वर यंत्री। और उन स्वर यंत्रों में जब कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होता है और वही ध्वनि हमें बाहर सुनाई देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास जितने भी वर्ण हैं, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो हवा कंठ से बाहर निकल जाता है लेकिन उनमें कंपन नहीं होता। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर एक कंठ के अंदर जो स्वर यंत्र लगे हैं उनमें कंपन होता है, नाद होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र में नाद होता है यानी कि कंपन होता है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। और जिनके उच्चारण में उस स्वर यंत्र में नाद नहीं होता, कंपन नहीं होता, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सघोष व्यंजन। तो परिभाषा समझ में आ गया, अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए कौन कौन सा जो व्यंजन वर्ण है वो सघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो देखो यहां से पहला दूसरा को छोड़ दो तो तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर पे जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, ग, घ, अंगा, ज, झ, य, ड, ढ, अण, ध, द, ध, न, ब, भ, म, ये स्पर्श व्यंजन में से 5 ये जो वर्ण हैं ये
सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है, यानी कि नाद होता है। ठीक है, इसी तरह अंतस्थ व्यंजन का देखें, य, र, ल, व और ह उसमें व्यंजन का, तो इसमें कुल मिला के 5 वर्ण और अ से लेकर औ तक कुल 11 स्वर भी कुल 11 स्वरों का भी जब उच्चारण करते हैं हम, तब भी हमारे स्वर यंत्र में नाद होता है, यानी कि कंपन होता है। तो इनको भी हम सघोष व्यंजन यानी सघोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो कुल मिला के इनको जोड़ें तो 15, 5, 20, 20, 11, 31 वर्ण को हम लोग सघोष वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब चलिए जानते हैं अघोष व्यंजन के बारे में। चलिए अब जानते हैं अघोष व्यंजन के बारे में। जैसा कि सघोष को पढ़ लिए तो इसको समझना आप बहुत आसान है, यानी कि जो सघोष को छोड़कर बच गया जितने भी वर्ण वे सभी क्या आएंगे, अघोष व्यंजन कहलाएंगे, अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, घोष में अ लग गया है यानी उसका विलोम है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ के स्वर यंत्रों में कंपन यानी कि नाद नहीं होता, उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ये जो कंठ है उसके अंदर जो स्वर यंत्र लगे हैं उनमें नाद यानी कंपन नहीं हो, तो उन वर्णों को हम लोग अघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखते हैं, या अघोष व्यंजन वर्ण या अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत ये जो जितने भी स्पर्श व्यंजन है उसमें का पहला दूसरा स्थान पर जितने भी ये वर्ण है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यानी स्पर्श व्यंजन में से 10 व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में से श, श, स, यानी 3 ये स, और तो कुल मिलाकर कितने हो गए 13। तो ये जो 13 वर्ण हैं ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इस तरह इनका जो आंकड़ा है, संख्या है, ये भी जानकारी में रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ समझते हुए जानना कि अघोष का अर्थ क्या होता है, सघोष का अर्थ क्या होता है, और किस तरह से कौन कौन से नंबर का जो स्पर्श व्यंजन है और ऊष्म और जो अंतस्थ व्यंजन है उनको किस तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। और आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए, और पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।